क्वेश्चन नंबर 43। एमटीजी ग्रुप में भेजा था कि नहीं भेजा था, कि भेज दिया कि नहीं? नहीं भेजा था। 3/4 ओम। 4/3 ओम। उल्टा भी तो करोगे ना बेटा। उल्टा भी करोगे। 4/3 ओम। चलो अगला पार्ट करो। नेक्स्ट पार्ट। भेज दिया बच्चों, ठीक है ना, भूल जाता हूँ मैं। मैंने एमटीजी भेज दिया है। फर्स्ट पार्ट का आंसर इसके 4/3 है, एकदम सही बताया अनामिका ने। बाकी आप लोग अगले पार्ट को देखिए। अब तो बता दो करंट बताने में क्या हुआ है। अरे फर्स्ट पार्ट किसका नहीं है बताओ जरा। आ गया सबका? नहीं अंकित? आ गया ना? फर्स्ट पार्ट कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो। 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आएगा? 12। कितना आएगा यहाँ? 4 + 3 + 2 कितना आएगा? 5 और 9, 9/12 आएगा। इसको कहेंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये किसकी वैल्यू है? 1/R इक्वलेंट की। लेकिन हमें तो R इक्वलेंट चाहिए था ना बेटा, 4/3। आर इक्वलेंट कितना है? 4/3। बेटा आर इक्वलेंट आ गया तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? V डिवाइडेड बाई आर इक्वलेंट। V कितना है? 6 वोल्ट। आर इक्वलेंट कितना है बेटा? 4/3। तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, कितना आएगा? 18/4। 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये 9/2 यानी कितना आएगा? 4.5। ठीक है, 4.5 एम्पियर। किसी कोई दिक्कत हो बच्चों तो बताओ। अरे जय तुम्हारा साथी कहाँ गया आज? अच्छा चलो, भक्ति भी जरूरी है। ठीक है, हो गया। यस। बच्चों प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। अब मैं वैसे ऐसे प्रैक्टिस के लिए करा रहा था। अब हम डायरेक्ट देख रहे हैं, ये टॉपिक हो गए थे। अब हमें पढ़ाना था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उससे पहले हम पढ़ाएंगे आपको पावर। उससे पहले पढ़ाएंगे पावर, पावर के बाद हम पढ़ाएंगे आपको हीट। चलो बच्चों, हेडिंग डालो पावर। पावर इसके बारे में लिखो बेटा। पावर में इट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन। 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 ठीक है, इट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन। हो गया बच्चों? तो देखो पावर बराबर कितना होगा? W/T होगा बच्चों, कहीं भी। जैसे अभी अभी इसको कहां पढ़ा था आपने? W/T। अब W क्या है यहाँ पे? वर्क डन। W क्या है बच्चों? वर्क है। W है वर्क डन, वर्क है। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। और T क्या है? टाइम।
इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? सेकेंड। ठीक है ना, तो पावर की यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड, जूल डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो बेटा एक देखो, एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो फिर मैं बता रहा हूं, V बराबर W बाई क्यू। इस चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 2 बेटा, इस चैप्टर में पहला फॉर्मूला था I इक्वल टू क्यू बाई टी, दूसरा फॉर्मूला था V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, सेकेंड फॉर्मूला। तो बेटा सेकेंड फॉर्मूला V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू है, तो बेटा W बराबर कितना होगा? Q इंटू W बराबर कितना होगा? Q इंटू V। उठा के वहां रख दो, ये पीछे की चीजें इसलिए रिकैप कर रहा था। W बराबर Q इंटू वी बेटा, Q इंटू वी, तो इसको ऐसे लिख दूं, और Q बाई टी कुछ होता है क्या? कुछ होता है क्या Q बाई टी? फॉर्मूला नंबर 1 इस चैप्टर का, इस चैप्टर का ये फॉर्मूला नंबर 2 था। हाँ, इस चैप्टर का I इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला नंबर 1 था। तो क्यू बाई टी किसके इक्वल हो जाएगा? आई के। तो बच्चों यहां से पावर किसके इक्वल हो गया? वी आई के। तो यहीं से पावर का फॉर्मूला बना, पावर का फॉर्मूला बना वी आई, पावर का फॉर्मूला बना। ये आपको ध्यान देना है नीचे वाला, वो तो मैंने ऊपर एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि आया कहां से। ठीक है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ये होता नहीं है बुकों में, लेकिन मैंने अपने तरफ से आपको बता दिया कि आया कहां से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन ये नीचे वाला फॉर्मूला हर जगह दिया रहता है कि पावर क्या होता है, तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट या पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो पावर इक्वल टू कितना हुआ? वी आई हुआ बच्चों, तो वी आई हुआ। अब एक बात ध्यान दो, ये ओम्स लॉ पढ़े हो, ओम्स लॉ में वी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आई आर। इस चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 3, वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो बेटा अगर मैं वी की जगह आई आर रख दूं, अगर मैं वी की जगह, इधर ध्यान दो, वी की जगह मैं आई आर रख दूं, तो आई आई मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। पक्का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बेटा यही फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर। लॉक किया जाए, किसी को बताओ डाउट? अरे समझ लोगे जीवन भर याद रहेगा, रटोगे फंस जाओगे। इसलिए बोला v की जगह क्या रख दूं? आई आर। तो बेटा आई 2 बार हो जाएगा आई स्क्वायर आर। फिर देखो बेटा, अगर p बराबर वी आई है, आई की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, v बाई आर। लिख सकते हैं ना? तो v बाई आर। तो अब की बार मैंने फिर i की जगह क्या लिख दिया? यहाँ पे i है बेटा, इसकी जगह क्या लिख दिया? v बाई आर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? v इंटू वी, वी स्क्वायर बाई आर। क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब पावर के क्या है? ये सब फॉर्मूले हैं। जितनी भी चीजें व्हाइट ब्रैकेट में हैं सारी बहुत इंपॉर्टेंट, पहले ही मैं बता दिया। तो उधर की बात तो नहीं करा, इधर की बात तो ये पीछे वाली चीजें थी सब। बच्चों देखो, फॉर्मूला एक ही होता है, फॉर्मूला बस एक होता है। ओहो, ठीक है ना? फॉर्मूला पी का पी इक्वल टू वी आई होता है। ये बाकी कहां से आते हैं? तो बाकी बस ओम्स लॉ को यूज करके आते हैं। ओम्स लॉ में वी की जगह आई आर रख दो, तो आई स्क्वायर आर। ठीक है ना? और आई की जगह वी बाई आर रख दो, तो वी स्क्वायर बाई आर। अरे अमित, तुम्हें समझ में आ रहा है? यहीं पर रहो, यहीं पे जाओ मत कहीं। ठीक है ना, दिमाग से मत जाओ कहीं। बेटा देखो, अगर मुझे वोल्टेज और करंट दिया हो, ये फॉर्मूला लगा लूंगा वी आई वाला। अगर मुझे करंट और रेजिस्टेंस दिया हो, ये फॉर्मूला लगा लूंगा। अगर मुझे वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो, ये फॉर्मूला लगा लूंगा। तो जो दिया है सब एक ही फॉर्मूला है। तुम वी निकाल लो तब ये लगा लो, आई निकाल लो तो ये लगा लो, और ये लगा लो तो ये। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, इसका अगर करंट तुम्हें पता है तो तुम आई स्क्वायर आर लगा लो। इसका वोल्टेज तुम्हें पता है, तुम वी स्क्वायर बाई आर लगा लो। ठीक है ना? अगर तुम्हें वोल्टेज और करंट दोनों पता है, रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो वी इंटू आई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? कुछ भी करो, सब पावर का फॉर्मूला है। ठीक है ना बच्चों? इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट होती है वॉट। क्या यूनिट होती है? वॉट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, ये क्या होता है? वॉट। यूनिट होती है इसकी वॉट। ये इसकी एसआई यूनिट है बेटा, ये इसकी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट इज वॉट, जूल पर सेकेंड एसआई यूनिट इज वॉट।
बेटा देखो, एसआई यूनिट इज व्हाट, जूल पर सेकेंड। डन। इसकी कॉमर्शियल यूनिट भी होती है, कौन सी यूनिट, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है बताइए, कोई किसी को आता है? हॉर्स पावर। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, हॉर्स पावर। इसको बोलते हैं अश्वशक्ति हिंदी में, हॉर्स पावर। शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं एचपी। बोलते हैं ना कि कितने एचपी की मोटर है आपकी, समरसेबल कितने एचपी का है, या ये बाइक कितने एचपी की है, कार कितने एचपी की है, हॉर्स पावर। ठीक है ना, तो ये इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, हॉर्स पावर। एक एचपी में, एक एचपी में बेटा कितना वॉट होता है, तो याद रखना, एक एचपी में 746 वॉट होता है। कितना वॉट होता है, 46। शुभ नंबर से 40 कम, 40 लेस देन द, तुम लोग बाकी समझदार हो, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए ना। इसमें 40 ऐड करो क्या मिलेगा, हाँ, कुछ होता है ये, छोड़ो जाने। 746 याद रखने के लिए बता रहा हूँ, मेरी कोई निष्ठा नहीं है, कोचिंग का नाम श्री राम एजुकेटर है। ठीक है ना, कुंजल समझ में आया? यस सर। ठीक है, 746 और कॉमर्शियल यूनिट है इसकी, याद रखना ये बात। सुनो एक बात मैं बताता हूँ, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो, मान लो दो अलग अलग डिवाइस में तुलना करना हो, दो अलग अलग डिवाइस में तुलना करना हो, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो तुलना करने के लिए ये वाली चीज अच्छी है। जैसे मान लो, ध्यान देना इस बात को, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसने बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें दिया, बता रहा हूं आपको। पहली बात ये समझो, अगर सिंगल रेजिस्टेंस है तो तुम कोई भी फॉर्मूला लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई पता है उसके थ्रू आई स्क्वायर आर लगा लो, वी पता है उसके थ्रू वी स्क्वायर बाई आर लगा लो, आई और वी पता है मल्टीप्लाई करके लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा अगर मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये R1 है, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन है R2, और मान लो इसमें करंट जा रहा है आई, तो मुझे तुलना करने में आसान वाला फॉर्मूला कौन सा होगा, कि अगर मुझे ये तुलना करना हो, ये कंपेयर करना हो बेटा कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, तो मेरे लिए अच्छा फॉर्मूला कौन सा होगा, ये वाला, आई स्क्वायर आर वाला। क्यों, क्योंकि दोनों में आई सेम जा रहा है। अब कोई बच्चा बोले कि सर यहाँ मैं वी स्क्वायर बाई आर नहीं लगा सकता, मैं बोलूंगा 100% लगा सकते हो, लेकिन तब तुम्हें पहले यहां का वोल्टेज निकालना पड़ेगा, यहां का वोल्टेज निकालो, इसका पावर निकालना है तो अब करो वी वन स्क्वायर बाई आर। फिर बोलोगे कि सर मैं क्या यहां भी लगाना चाहता हूँ वी स्क्वायर बाई आर, बिल्कुल लगाओ, पहले यहाँ का वी वन निकालो और यहाँ का वी टू निकालो, अब फिर लगाओ वी स्क्वायर बाई आर। तो मेहनत हो गया ना बिना मतलब का। आई पहले से दे रखा था, ये लगा लेते, जो आई दे रखा था उसका स्क्वायर करते, आर से मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कोई बच्चा कहे कि नहीं हम इमोशनल होकर कि हम वी स्क्वायर बाई आर यूज करेंगे, मना मत करो, करो, पहले यहाँ का वोल्टेज निकालो, यहाँ का वोल्टेज निकालो। तो जो चीज डायरेक्ट दी हुई है तुम उसको ऐसे क्यों करोगे? तो हम लोग ये कहते हैं कि कभी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में दो अलग अलग डिवाइसेस को तुलना करना हो, तो हम लोग आई स्क्वायर आर को प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि आई पता होगा और आई दोनों में सेम जा रहा है, तो बच्चों सेम अगर एक चीज हो गई तो उसको कंपेयर करना आसान हो जाएगा ना। अब अगर जैसे आई दोनों में सेम जा रहा है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि जिसका आर ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा, बोल सकता हूँ मैं, नहीं बोल सकता हूँ? यही बात मैं V1 V2 निकाल के भी बोल सकता हूँ, लेकिन मेहनत ज्यादा क्यों करना है? मेहनत करने से बचो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो काम आसानी से हो जाए उससे मेहनत करें, मेहनत करने का क्या फायदा है ना। कंपनियां आलसी लोगों को हायर करती, ठीक है, कुछ कुछ कंपनी बड़ी बड़ी टेक जायंट, जैसे कुछ लोग मेहनती हो तो उनको हायर करती है, कुछ लोगों को, आलसी लोगों को हायर करती है। रीजन क्या है? आलसी लोग काम को करने का शॉर्टकट निकालते हैं, और मेहनत वो शॉर्टकट डेवलप करते हैं ना, तो कई बार चीजें, नई चीजें वही लोग निकाल के ले आते हैं, फिर कम समय में चीजों को करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कर सकते हो वो भी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो आसान हो वो करना चाहिए।
ठीक है ना बच्चों, क्लियर, बोलो क्लियर। सीरीज में ये प्रीफर करूंगा। उसी तरह से देखो, देखो इमोशनल की बात है, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं तो। अगर दो इस तरह से रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, बच्चों दो रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, R1 और R2, तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना आसान होगा, V²/R वाला, ठीक है ना, क्योंकि तो जो भी होगा दोनों का वोल्टेज सेम होगा कि नहीं होगा, तो V²/R यूज करना आसान है। अब इसमें कोई इमोशनल लोग कहेंगे नहीं तो हम I²/R यूज करेंगे, I²R यूज करेंगे, तो बोलो ठीक है, इसमें I1 निकालो, इसमें I2 निकालो, अब करो I1² इंटू R1, अब इसमें फिर करो I2² इंटू R2, क्यों करना है, अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बाकी अगर कोई बोले कि सर हम सीरीज में ये लगाते हैं, ये वाला क्यों नहीं लगा सकते, खुशी से लगाओ, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन वोल्टेज निकालो पहले। इसीलिए बोलते हैं कि सीरीज में I²R आसान होता है जब दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपेयर करना, और पैरेलल में V²/R। लेकिन कोई रोक नहीं है, अगर सिंगल रजिस्टर है, न सीरीज न पैरेलल, सिंगल अकेला है, तो कुछ भी लगाओ बराबर मेहनत, और जो तुम्हें पता है वो लगा दो, आई पता है तो I²R कर लो, वी पता है तो V²/R कर लो। लेकिन अगर सीरीज में है तो ये प्रीफर करेंगे, और पैरेलल में है तो ये प्रीफर करेंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा, हमारे घर में कौन सा कॉम्बिनेशन आता है, पैरेलल आता है, सीरीज अभी। अच्छा, किसी को डाउट है कि पैरेलल क्यों आता है, सीरीज क्यों नहीं आता है, अच्छा डाउट है क्या, देखो अगर आपके घर में सीरीज कॉम्बिनेशन आता, तो आपके घर का जितना बल्ब है, जितना पंखा है, जितना एसी टीवी चाहे जो भी है, सब एक लाइन से कनेक्टेड होते हैं, और ये ऐसे करके एक प्लग में जा रहा होता, ऐसे करके प्लग में जा रहा होता, ठीक है ना, ऐसे प्लग लगा होता और यहाँ पे सॉकेट में ऐसे जा रहा होता, ठीक। मान लो बल्ब जल फूक गया, बल्ब फूक गया, पूरे घर की बिजली बंद, क्यों, क्योंकि ये खराब हुआ तो डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो एक डिवाइस बंद करो सब बंद, या तुम्हारी इच्छा हो कि बल्ब बंद कर देते हैं, बल्ब बंद करोगे पूरे घर की बिजली बंद। अरे सीरीज में तो ये होगा ना, एक के बाद एक लगे होंगे, एक बंद किए पूरा खत्म, क्योंकि एक भी अगर खराब हो गया डिवाइस, तो वहां से सर्किट क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी, खत्म। एक भी खराब हो तो सर्किट डिसकंटिन्यू ना, तो सीरीज यूज करना तो एकदम बेवकूफी है, मतलब यूज कर दी तो काम खत्म हो जाएगा। सीरीज कहाँ यूज किया जाता है, वो दिवाली वाली जो लड़ियां आती है उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, कि एक एक कहीं से खराब हो जाती है तो खोजो फिर कहाँ से खराब हुई है, फिर उनका तार निकाल के जोड़ो, जहां से खराब हुई उसको फिर देखो, फिर जहां से खराब हुई उनको हटा के जोड़ो, तो फिर समझ रहे हो कि नहीं, सीरीज का तकलीफ समझ रहे हो ना, सीरीज में तकलीफ है, पैरेलल में कोई तकलीफ नहीं है। बेटा पैरेलल है तो क्या होगा, पैरेलल हो तो क्या होगा, सब डिवाइस अपने मर्जी के मालिक, ये ऊपर अलग कनेक्टेड हो गया, नीचे पंखा अलग कनेक्ट हो गया, नीचे टीवी अलग कनेक्ट हो गया, बल्ब अलग कनेक्ट हो गया, किसी को कोई से कोई मतलब नहीं, बल्ब फूक गया फूक जाने दो, इधर से करंट चालू रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसको बंद करना है कोई बात नहीं, अब मुझे मान लो बल्ब बंद करना है, तो अगर मैं इसको बंद कर देता हूं तो भी इनको फर्क पड़ने वाला, तो पैरेलल बेटा, और इन सबको ले जाके कहां कनेक्ट किया, 220 वोल्ट में, तो सबको 220 मिल रहा है, उनको एक एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से मतलब नहीं है, मतलब एक खराब हुआ तो सब खराब सीरीज में, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाओ खराब, पैरेलल में कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल में इंडिविजुअल स्विचिंग पॉसिबल है, भाई एक एक डिवाइस को बंद कर दोगे, लेकिन सीरीज में तो सब चलेगा एक साथ, कोई एक बंद करोगे तो पूरा बंद होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये सब पैरेलल और सीरीज का, तो हमारे घर में जानबूझ के कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है, पैरेलल, इसीलिए सब डिवाइस को वोल्टेज मिलता है 220, सब डिवाइस को 220 वोल्ट मिलता है, क्योंकि पैरेलल में ही वोल्टेज होता है सेम, पैरेलल में ही वोल्टेज होता है सेम। इधर ध्यान दो, अब एक बात बताता हूं तुम्हें, हमारे जैसे बोले कि हमारे घर का बल्ब है, क्वेश्चन में बोले कि हमारे घर का ए बल्ब पावर इज दिस, तो समझ ना, हमारे घर का जितना भी बल्ब है वो इस फॉर्मूले से रेट किया गया है, इस फॉर्मूले से, देखो मैं बता रहा हूं, हाँ जितनी भी रेटिंग दी गई, जैसे बोलते हैं ना कि बल्ब ये 100 वाट का है,
तो 100 वाट कैसे निकला होगा? तो बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा और फिर उसमें उसने ऊपर 220 वोल्ट रखा होगा और उसका स्क्वायर करके रखा होगा, तो 220 स्क्वायर बाई आर पी निकला होगा। तो पी निकला होगा तो पी 100 वॉट आया। तो जिसने भी, जैसे मान लो कि आप उस कंपनी में पावर रेटिंग देने वाले हो, बल्ब की कंपनी, आपको काम दिया गया पावर रेटिंग देने का, तो आप पावर कैसे रेटिंग दोगे? आप बोलोगे हर बल्ब का हमको रेजिस्टेंस बता दो, बस मैं पावर रेटिंग दे दूंगा। तो आपको रेजिस्टेंस बता दिया जाएगा, या इस बल्ब का रेजिस्टेंस इतना है, आप देखते जाओगे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो फिर आप पावर कैसे लिखोगे? मुझे पता है इंडिया है 220 वोल्ट आता है, मुझे क्या पता है इंडिया है कितना वोल्ट आता है? 220 वोल्ट आता है ना। तो मुझे पावर निकालना है तो क्या करना है? 220 का स्क्वायर बाई आर, पावर आ जाएगा, पावर आ जाएगा ना। तो जब मैं इंडिया में किसी भी डिवाइस की रेटिंग लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, जीवन में तुमने जरूर देखा होगा। जैसे मान लो मैं एक बल्ब का रेटिंग लिख रहा हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 100 वॉट कॉमा 220 वोल्ट। मतलब पहले वॉट लिखा होगा, उसके बाद वोल्टेज जरूर लिखा होगा। वो आपसे क्या कहना चाहता है? वो आपसे कहना चाहता है कि अगर 220 पे चलाओगे तो ही 100 वॉट आएगा, क्योंकि मैंने रेटिंग इसी के हिसाब से लिखी है। मैंने वोल्टेज को 220 डाला है, तब पावर कितना आया है? 100। ये मैन्युफैक्चरर आपसे कहता है, इसीलिए वॉट के बगल में क्या लिखता है? वोल्टेज। इतने पे चलाओगे तो ही इतना। अब बोलो इतने से ज्यादा चलाएंगे तब, तो बोले तुम देख लो फिर, बोलता है तुम देख लो। जैसे किसी का मन हो कि हम तो सर 440 पे चलाएंगे, किस पे चलाएंगे? 440 पे। तो तुमने वोल्टेज को क्या कर दिया? डबल। वोल्टेज को डबल किया तो पावर उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो पावर 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर वोल्टेज को 2 गुना बढ़ाओगे तो पावर कितने गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना। यानी जो बल्ब 100 वाट का था, कितने वाट का हो जाएगा? 400 वाट। तो कभी ज्यादा लाइट आने में बल्ब को फूटते नहीं देखा है, ब्लास्ट होते हुए नहीं देखा है? वही तो होता है कि बल्ब को बनाएगा 100 वाट सहने का, अचानक उसे 400 वाट जाने लगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जैसे भारत से तुम सूटकेस में बल्ब रख के अमेरिका लेके चले गए, भारत से सूटकेस में बल्ब रख के, पीला वाला बल्ब, पीला वाला बल्ब, पीले वाला बल्ब देखा है कुंजल? टंगस्टन बल्ब। हाँ सर, छोटे छोटे जो हाँ, होते हैं। टंगस्टन नहीं, येलो फिलामेंट, येलो फिलामेंट के जो ओके। बल्ब आते हैं, बड़े बड़े बल्ब आते थे, मतलब अच्छी लाइट, मतलब एलईडी की रिवोल्यूशन होने से पहले वही बल्ब चलन में थे। एलईडी आने से पहले वही सारे बल्ब चलते थे। कांच वाले बल्ब होते थे, 10 रुपए 12 रुपए के आते थे, वही बल्ब ज्यादा चलन में चलते थे। ठीक है ना। अब लोग बस फैशन के लिए लगाते हैं, अब ज्यादातर लोग एलईडी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों देखो, अगर वो बल्ब है, मान लो मैंने सूटकेस में रखा और लेके अमेरिका चला गया, तो इंडिया का वोल्टेज कितना है? 220। अमेरिका का वोल्टेज कितना है? वी अमेरिका है 110। अमेरिका में कितना वोल्ट आता है? 110 वोल्ट। अच्छा, अगर अमेरिका में 110 वोल्ट आता है तो बच्चों देखो, वोल्टेज आधा हुआ, वोल्टेज आधा हुआ कि नहीं? तो पावर उसका स्क्वायर टाइम्स कम होता है, तो पावर 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा। बेटा वोल्टेज को 1/2 टाइम कम करोगे तो पावर कितने टाइम कम होगा? उसका स्क्वायर टाइम्स। तो पावर कितने से कम होगा? 1/4। 1/4 टाइम्स ना। तो 100 का 1/4 कितना होगा? 100 का 1/4 कितना होगा? 1/4, 25। यानी अमेरिका में वो बल्ब केवल 25 वॉट का रह जाएगा। जलेगा कि नहीं? जलेगा, लेकिन बहुत डिम जलेगा, बहुत उसकी जो इंटेंसिटी है बहुत कम है। समझ में आ रहा है? अब इसी का उल्टा कर लो, अमेरिका से कोई डिवाइस उठा के तुम इंडिया ले आए। जैसे अमेरिका में गए, तुमने कोई डिवाइस खरीदा एक्सपेंसिव, मान लो तुमने कुकर खरीद लिया, स्मार्ट कुकर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने एक घटना है ये सब। स्मार्ट कुकर खरीद लिया, स्मार्ट कुकर खरीद लिया, इंडिया में आके लगा दिया। तो अमेरिका में स्मार्ट कुकर का रेटिंग था 1000 वॉट। कितना था? 1000 वॉट। अब भारत में लगाए तो कितना हो जाएगा? वोल्टेज डबल हुआ ना, तो पावर कितना होगा? 2 का स्क्वायर, 4000। धुआं निकलने लगा। भारत में लगाते ही क्या हुआ? धुआं निकलने लगा। रीजन उसका क्या है? कि बेटा 1000 वॉट का डिवाइस 4000 वॉट पे चल रहा है। बात समझ में आ रही है बच्चों? खेल समझ रहे हो ना?
तो जितना भी हमारे घर में, हमारे इंडिया में, अमेरिका में जो भी डिवाइसेस की रूटिंग होती है, दैट इज बाय दिस फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसीलिए हमेशा लिखा था। तो ये कभी इमोशनल मत होना कि पावर फिक्स होता है, पावर फिक्स नहीं होता। समझ में आएगा? नहीं, वोल्टेज बदलते ही पावर बदल जाता है। क्या चीज फिक्स होता है, कौन बताएगा? इस पूरे फॉर्मूले में क्या चेंज नहीं होगा? तीन चीज है। क्या चीज ऐसी है जो, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस है बेटा। क्या चीज रेजिस्टेंस। चेंज नहीं होगा? बोलो। वोल्टेज नहीं, कुंजल सुन लिया मैंने बेटा, बाकी यहां से पूछ रहा हूं मैं। वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस, इसमें क्या चीज ऐसा है जो चेंज नहीं होगा? रेजिस्टेंस। क्यों? तो बताया था रेजिस्टेंस केवल 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो क्या उसमें वोल्टेज था? क्या वोल्टेज था ना? नहीं था। तो बच्चों याद रखो, ये फॉर्मूले में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? रेजिस्टेंस। तो तुम अगर बोले एक बल्ब को कभी यहां लगाए कभी वहां लगाए, तो परेशान मत होना, किसी भी एक जगह रेजिस्टेंस निकाल लेना, अब फिर वो कहीं लगाए रेजिस्टेंस सेम होगा। बात जा रही है? जैसे मैं बोलूंगी एक बल्ब है, इंडिया में कनेक्ट किया गया दिस, ऐसे इसको कनेक्ट किया गया, ऐसे ये इसका कनेक्ट किया गया। अब बोला गया कि भाई इसका रेजिस्टेंस मैं इंडिया में निकाल लेता हूं, तो इंडिया में रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। इंडिया में रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो पावर दे रखा है वी स्क्वायर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई पी। तो बच्चों ये कितना होगा? वी स्क्वायर यानी 220 इंटू 220 अपॉन वी कितना होगा? 100। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 22 का स्क्वायर यानी कितना आएगा? 484 ओम। अब तुम इस बल्ब को लेकर कहीं भी चले जाओ, इसका रेजिस्टेंस तो हर समय इतना ही होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? किसी भी एक जगह रेजिस्टेंस निकाल लो। देखो ये न्यूमेरिकल करने का ट्रिक दे रहा हूं तुम्हें मैं, कि जब पावर दिया और बल्ब को यहां वहां कनेक्ट करे, परेशान मत होना, रेजिस्टेंस एक जगह निकाल लेना, और वही चीज है, कहीं नहीं बदलेगी। तुम दिमाग से अब रेजिस्टेंस के बारे में सोचते जाना अलग अलग। क्लियर? बात आ रही समझ में? तो हमारे घर में लिख लेना कि रेटिंग ऑफ डिवाइसेस इज डन बाय दिस फॉर्मूला। लिखो लिखो, नोट करके लिखो, रेटिंग ऑफ डिवाइसेस इज डन बाय दिस फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाई आर। रेटिंग ऑफ डिवाइसेस इज डन बाय दिस फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाई आर। रेटिंग ऑफ डिवाइसेस इज डन बाय दिस फॉर्मूला। बच्चों जब तक डिवाइस सेम रहेगा उसका रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, डिवाइस बदल दिया तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। ये मैं पक्का बता रहा हूं, ध्यान है ना आपको? जब तक डिवाइस सेम तब तक रेजिस्टेंस चेंज मत करना, डिवाइस चेंज होते ही रेजिस्टेंस को चेंज कर देना। ठीक है? अरे अमेरिका वाला एग्जांपल समझ में आया तुम लोग को? अब ये बता रखो ना, वी स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर दो, डबल हुआ तो क्या होगा, ये सब दिमाग में चल रहा है सब? अच्छा रुक जाओ, कुछ कर। पावर क्लियर है? हम लोग अब इसके बाद पढ़ लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, फिर दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ देखेंगे। ठीक है ना? पावर क्लियर ना बच्चों? इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला याद रखना। जैसे अच्छा एक क्वेश्चन बता दो, चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते। बच्चों एक बल्ब ए है 25 वॉट कॉमा 220 वोल्ट, और एक बल्ब बी है, एक बल्ब ए है, एक बल्ब ए है और एक बल्ब बी है, 100 वॉट कॉमा 220 वोल्ट। विच बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस? क्वेश्चन नंबर 1, विच बल्ब, विच बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस? बिना सॉल्व किए बता सकते हो क्या? दूसरा, विच बल्ब, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, विल ग्लो ब्राइटर, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर? दूसरा। तीसरा, if these bulbs, if these bulbs are connected, are connected in series, लिखो क्वेश्चन, then which bulb will glow brighter? Then which bulb
will glow brighter? Which bulb will glow brighter? ए अमित लिखो, बता कहीं को। चलो बच्चों शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, लिखो पहले क्वेश्चन लिख लो। सर ए की ज्यादा रेजिस्टेंस है। करेक्ट बेटा, फर्स्ट पार्ट करेक्ट। सेकंड पार्ट? सर बी ज्यादा अच्छे से ब्राइटर ग्लो होगा। करेक्ट बेटा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ना सबका? बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, रेटिंग इससे होगी, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ए का कि बी का? ए का। जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि पैरेलल। अब कोई बोलेगा, जैसे आप स्कूल में पढ़ोगे, कोई पूछेगा कि तुमने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, तो बोलो क्योंकि दे रखा था कि वोल्टेज कांस्टेंट है, तो वोल्टेज कांस्टेंट है तो ये लगाना ज्यादा बेटर है। समझ रहे हो ना, करंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं। हाँ हाँ, नहीं ऐसे ही बता सकते हो, ये जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप पूरा वैल्यूज थोड़ी ऐसे बोल सकता था मैं कि फाइंड द वैल्यूज आल्सो, तो वो तो ऐसा बोला बोला नहीं मैंने बोला कौन सा बस बता दो, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ए का। जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर? जिसका वॉट ज्यादा वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, जिसका पावर ज्यादा वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। तो पहले वाले का आंसर है ए, दूसरे का आंसर है बी, अब तीसरे का आंसर बताओ। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर बल्ब को इधर उधर जोड़ा है तो रेजिस्टेंस से सोचो। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, ए का कि बी का? ए का ज्यादा है। तो बताओ चलो, थर्ड पार्ट का आंसर बताओ, अंकित बताओ। थर्ड पार्ट का आंसर क्या बता रहे हो, विच विल ग्लो ब्राइटर? बी ब्राइट जलेगा, तो अंकित फंस गए ना। बताओ जी, जय, कौन ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा? थर्ड पार्ट का, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट। बेटा आपका क्या वोट है? ए? थर्ड वाला नहीं है समझ में? सर थर्ड वाला ए। नहीं, ए ज्यादा, चलो ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया कैसे कनेक्ट हुआ। अनुपम बताओ बेटा, नहीं समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आंसर नहीं समझ में आया ना? अरे क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना। एक बार 2 बल्ब ले लिया, उनको दोनों एंड जोड़ के बोर्ड में लगा दिया, एक बार एक। चलो नेक्स्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। कौन सी क्लास है नेक्स्ट सैटरडे को है? कल मैथ्स का नहीं है, कल मैथ्स की क्लास नहीं, सर ने बताया था आप लोग को, सर 2 दिन के लिए नहीं, आप मंडे को आएंगे सर, ठीक है ना? तो कल मेरी क्लास नहीं हो पाएगी आपकी, क्योंकि कल मेरे ऑलरेडी 11th में क्लास है 2 घंटे, 4:30 to 6:30। लेकिन जिसका भी छूट जा रहा है वो पुराना देख लेना, आर नंबर बेटा ना, पुराना देख लेना। कुंजल का आंसर आ चुका है, और कोई आंसर बताओ इसका थर्ड पार्ट का, जल्दी बताओ थर्ड पार्ट का आंसर। अच्छा एक बात बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में आई सेम जाएगा, सेम जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या यूज करोगे सीरीज में? 2 लोग में कंपेयर करना है, तो आई स्क्वायर आर, क्योंकि दोनों लोग में आई सेम जाएगा, सेम जाएगा कि नहीं जाएगा सीरीज में? तो अगर दोनों में आई सेम जाएगा तो जिसका आर ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों में आई सेम जाएगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है?
ए का। और रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो बदलती नहीं, इसका मतलब कौन ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, ए। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस ध्यान देना बच्चों। कुंजल बेटा लॉजिक समझ में आया? यस सर। हाँ लॉजिक, अनुपम आया समझ में लॉजिक? सीरीज में दोनों में सेम करंट जाएगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर, ये समझ लेना, पैरेलल में जिसका पावर कम है सीरीज में धमाका कर देगा वो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो हिट है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और पैरेलल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है क्लियर? लेकिन अगर आपसे कुछ सीरीज पैरेलल नहीं पता तो आप डायरेक्ट इसी को सोचना, ठीक है? अब लिखो जूल्स, आंसर लिख लें, इसका आंसर लिखो, इसका आंसर लिखो, फिर उसमें लिखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, P is directly proportional to R in series. 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 ठीक है ना? डन? चलो बच्चों लिखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिखो। देखो हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर, heat produced in a resistor, heat produced in a resistor is directly proportional, heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current, to the square of current, comma resistance, current comma resistance and the time, and the time, ठीक है, and the time। ठीक बच्चों, हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये देखो जूल का लॉ है, ठीक है ना? तो लॉ को बस वेरीफाई किया जा सकता है, प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो जूल ने बताया कि अगर कोई भी एक रेजिस्टेंस ले लूं मैं, मान लो ये रेजिस्टेंस मैंने ले लिया, इसके अंदर करंट जा रहा है बच्चों आई, कितना करंट जा रहा है? तो इसके अंदर कुछ हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा ना? कितना हीट प्रोड्यूस होगा? तो जूल ने बोला कि ये जो हीट प्रोड्यूस होगा वो एच होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा। एच जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। तो तीनों को मिला दिया तो फॉर्मूला बन गया एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये जूल ने बताया था, सबसे पहले इसको जूल ने बताया। लिख लो बच्चों लिख लो, एच इज हीट प्रोड्यूस्ड, एच इज हीट प्रोड्यूस्ड, एच इज हीट। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? जूल। इसकी यूनिट क्या होगी? जूल। ठीक है डन। देखो जो हमने ध्यान से देखा तो ये समझ में आया कि जो एच जो दे रखा है वो पावर इंटू टाइम है। देखो है क्या? पावर इंटू टाइम है क्या? पावर इंटू टाइम नहीं बच्चों, आई स्क्वायर आर। बेटा आई स्क्वायर आर क्या होता है? पावर, और इसमें टी का मल्टीप्लाई किया गया। आई स्क्वायर आर अभी तो पढ़े थे, पावर का फॉर्मूला है, तो आई स्क्वायर आर पावर इंटू टाइम है। तो बच्चों इसका नया फॉर्मूला बना दिया गया जूल्स लॉ को देख के, कि एनर्जी कहें या हीट कहें जो किसी कंडक्टर में या किसी डिवाइस में प्रोड्यूस होता है, जैसे रजिस्टर में हो रहा है तो हीट, या किसी डिवाइस में एनर्जी, वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसका फॉर्मूला बन गया पावर इंटू टाइम। क्या फॉर्मूला बन गया? पावर इंटू टाइम। एनर्जी और हीट का फॉर्मूला बन गया पावर इंटू टाइम। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई इंटू टी। समझ में आ रहा है?
फिर आई इंटू टी क्या हो जाएगा, आई बराबर कितना होता है क्यू बाई टी, तो आई इंटू टी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर। तो यही किसके इक्वल आ जाएगा, वी इंटू क्यू। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां लिखा है मैंने, इसको अंडरलाइन कर लेना कि हीट का एक फॉर्मूला वी इंटू क्यू हो सकता है। एक और फॉर्मूला हो जाएगा, वी आई की जगह लिख सकते हो ना, आई स्क्वायर आर इंटू टी। अरे पावर इंटू टी तो लिखना है, तो यहाँ पावर वी आई हो गया तो वी आई इंटू टी, यहाँ पावर आई स्क्वायर हो गया तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। फिर क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। फिर से वही बात, जो निकालना आसान हो, जिससे निकालना आसान हो उससे निकाल देना। क्यू चार्ज, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा यूनिक है, बाकी सब फॉर्मूले तो घिसे पिटे हैं, पावर इंटू टाइम ही तो करना है, बाकी सब फॉर्मूले में पावर इंटू टाइम करना है। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इसमें वी इंटू क्यू है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज है। ठीक है बच्चों, देखो रटो मत, रटो मत, समझ में आ रहा है ना। एच क्या होता है, पी इंटू टी, पी इंटू टी, तो पी का जितना फॉर्मूला है उसमें टी मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बस एक याद रखो कि आई इंटू टी जब करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के, वी क्यू होता है। अब कई बार जब क्वेश्चन आ जाएगा ना कि वोल्टेज दे देगा बैटरी का और चार्ज दे देगा और आपको बोलेगा कैलकुलेट करने को हीट, तो बच्चा कहता है ये क्या आ गया, तो यहाँ पे आपको याद रखना कि वी इंटू क्यू क्या होता है, हीट होता है। बच्चे चले आगे, इसकी यूनिट क्या होगी बताएगा कोई, इनकी यूनिट क्या होगी, जूल, एनर्जी कहो या हीट कहो, इनकी यूनिट क्या होगी, जूल। ठीक है बच्चों, ये एसआई यूनिट है। कुंजल बेटा ठीक है, यस सर। ये क्या ये वाला नहीं है क्या, मक्खियों ने डिलीट कर दिया था, एक मक्खी ने आगे यहाँ हिट किया था या यहाँ हिट किया होगा, क्लीन ऑल हो गया होगा। सॉरी, अच्छा अच्छा 12th की क्लास है ना, क्या टाइम हो रहा है, ठीक 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 ठीक, आज थोड़ा लेट शुरू है कोई बात नहीं, 40 तक छोड़ देना कोई नहीं। ठीक है बच्चों, चलेगा ना, आगे चलें। देखो पढ़ने वाला केमिस्ट्री और बायो तो रेक्टाफिकेशन, जो समझने वाला सब्जेक्ट जिसमें दिमाग लगता है वो फिजिक्स है। ठीक है कि नहीं, मैं नहीं बोलता केमिस्ट्री में भी जैसे आयंस वगैरह जिसको याद है उसमें भी लगता है दिमाग, लेकिन ठीक ढंग से दिमाग फिजिक्स में लगता है, असली टेस्ट बच्चे का फिजिक्स में होता है। इधर ध्यान दो, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, अरे जैसे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्या होता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, क्या होता है हॉर्स पावर, अरे अभी तो पढ़ा ना। तो इसी तरह क्या होगा, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ये होता है बच्चों किलो वाट आवर, किलो वाट आवर शॉर्ट में के डब्ल्यू एच। याद रखना किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, लेकिन किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें टाइम से मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड नहीं हुआ है। एक गधा बताएं हम तुमको, यहां मल्टीप्लाई हुआ है डिवाइड नहीं हुआ है, समझ में आएंगे नहीं, मल्टीप्लाई में है, मैं फिर बोल रहा हूं, घर जाते जाते किलोवाट पर आवर मत हो जाए, घर जाते जाते किलोवाट आवर ही रहे, ये ध्यान देना, या तो कल की क्लास तक तो पक्का, मतलब नेक्स्ट क्लास तक तो पक्का किलोवाट पर आवर हो जाए, पर आवर मत कर देना, ये पावर में टाइम का मल्टीप्लाई है। अच्छा किलोवाट किसका यूनिट होता है, पावर का, लेकिन किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, एनर्जी। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, ध्यान देना, एग्जाम में गलती मत कर देना, अब गलती कर देना तो फिर इधर मत आना, पेपर दिखाने के सब देख लो।
देखो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। तो 1 किलोवाट, तो देखो जूल पर सेकंड का मतलब, जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉट बोलते हैं। ध्यान दो इधर, जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट। तो वॉट इंटू सेकंड क्या होगा, जूल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जूल बराबर क्या होगा, वॉट इंटू सेकंड। तो बच्चों यहाँ क्या है, किलोवाट इंटू आवर। तो अगर किलोवाट को मैं वॉट में बदल दूं और आवर को मैं सेकंड में बदल दूं, तो जूल सेकंड, वॉट इंटू सेकंड हो जाएगा, और वॉट इंटू सेकंड जूल के बराबर हो जाएगा। यानी आपको अगर ये देखना है कि इसमें कितना जूल होता है, तो किलोवाट को वॉट में बदलो और आवर को सेकंड में बदलो। तो बच्चों बदल लोगे, कितना आएगा, 10⁻3। 1 किलोवाट में कितना वॉट, 10⁻3, 1000 वॉट। तो 10⁻3 लिख सकता हूं, इंटू 1 घंटे में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। अरे 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड, तो कितना, 60 × 60, 3600 सेकेंड। अब देखो 2 जीरो यहां भी आ गया और 3 जीरो यहां था, कितना हो जाएगा, 5 जीरो। तो कितना होगा, 36 × 10⁻5, 36 × 10⁻5। लेकिन बच्चों जब साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं 36 × 10⁻5, तो जब हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो यहाँ पर जो यहाँ वाला जो नंबर है वो 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 1 से 9 के बीच में। तो 36 को लिख सकता हूं ना मैं ऐसे, 3.6 × 10⁻, ये कभी जीवन में मत भूलना तुम लोग, कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, इतना जूल होता है। ये निकालने का तरीका भी बता दिया कि तुम्हें कभी भूल जाए तो निकाल लेना, साइड में किलोवाट को वाट में बदल देना, आवर को सेकंड में बदल देना, निकाल लेना। बस, आज की क्लास डिसमिस। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम बेटा।